नमस्कार साथियों, हम विगत कक्षाओं से ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के विषय में परिचर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व क्रमशः हमने 2 व्याख्यानों में शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित शिक्षण के अर्थ और शिक्षण के प्रकृति के विषय में परिचर्चा किया था। आज तीसरे व्याख्यान में हम शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के स्तर और शिक्षण के चरों के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, शिक्षण के प्रकार से तात्पर्य है अलग अलग स्तरों पर, उद्देश्यों के आधार पर, फिर स्तरों के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर, प्रस्तुतिकरण के आधार पर शिक्षण के अलग अलग प्रकार होते हैं। इन प्रकारों से संदर्भित इन परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो क्रमशः हम इनको लेकर के परिचर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु शिक्षण के स्तर के विषय में हम पढ़ेंगे। अध्यापन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि 6ठी कक्षा को पढ़ाना हो या फिर ग्रेजुएशन स्तर के स्नातक स्तर के छात्रों को पढ़ाना हो और उच्च कक्षा के स्तरों के छात्रों को पढ़ाना हो, तो सभी स्तर पर हमारी अध्यापन शैली, अध्यापन करने वाले विषय वस्तु एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो यही स्तर के विषय में हम परिचर्चा करेंगे। और फिर तीसरा बिंदु शिक्षण के चर के विषय में चर्चा करेंगे। शिक्षण के मुख्यतः 3 चर होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। इनके विषय में हम क्रमशः इस व्याख्यान में परिचर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। मित्रों, उद्देश्यों के आधार पर सर्वप्रथम शिक्षण 3 प्रकार का होता है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। इसमें से पहला जो पक्ष है ज्ञानात्मक, इसको कॉग्निटिव अंग्रेजी में कहते हैं। कॉग्निशन ज्ञान आधारित, संज्ञान आधारित, इन अर्थों में कॉग्निशन का प्रयोग होता है। शिक्षा को जब हम परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। अर्थात जो कुछ भी जीवन में व्यक्ति को बनना होता है उसका कुछ अंश पूर्वतः ही उसमें विद्यमान होता है और आगे के क्रम में समाज के द्वारा, शिक्षा संस्थाओं के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा उसी शक्ति का विकास किया जाता है। और ज्ञानात्मक पक्ष जब शिक्षण के आधार पर लेंगे तो उन सभी तत्वों का, तथ्यों का, घटनाओं का, वस्तुओं का प्रथमतया छात्र के समक्ष उपस्थापन जो होगा वह ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। जैसे चाहे हम शिक्षण प्राथमिक कक्षा में कर रहे हों या माध्यमिक कक्षा में कर रहे हों या फिर उच्च स्तर पर कर रहे हों, प्रत्येक पाठ्य वस्तु में, प्रत्येक पाठ में, प्रत्येक दिन अध्यापक कुछ न कुछ नया तथ्य, नया विषय, कोई न कोई नई सामग्री छात्रों तक पहुंचाता है। उन सामग्रियों का, उन तथ्यों का, उन घटनाओं का ज्ञान कराना ही प्रथम उद्देश्य है शिक्षण का। इसीलिए उद्देश्य के आधार पर जो पहला प्रकार है शिक्षण का, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य हम करते हैं। ज्ञान किसका? घटनाओं का, वस्तुओं का, तथ्यों का या किसी भी विषय वस्तु का। क्यों? क्योंकि प्रथमतया छात्रों के समक्ष उसका उपस्थापन किया जाए। एक बहुत छोटा बच्चा है, अपने घर में पला बढ़ा, प्रथमतया जब वो घर से बाहर निकलता है तो समाज के उन तमाम पहलुओं को देखता है जिनका वो आज तक नहीं देखा था, आज से पहले नहीं देखा था। इसलिए प्रथमतया जब उसके सामने उपस्थिति हो रहा है उन वस्तुओं का, घटनाओं का, तो उनके बारे में प्रथमतया उनको ज्ञान होगा उसके बारे में। दूसरा प्रकार है भावात्मक। भावात्मक को अफेक्टिव भी कहते हैं। अफेक्टिव दरअसल अफेक्शन शब्द भी आपने सुना होगा, इफेक्ट शब्द भी सुना होगा और इफेक्टिव शब्द भी सुना होगा। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला शब्द है ये अफेक्टिव भी। अफेक्टिव का मतलब है उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या पड़ रहा है। जब प्राथमिक कक्षाओं में हम विषय वस्तु छात्रों के समक्ष उपस्थापित करते हैं तब वो सिर्फ विषय वस्तु को सुनता है और सुन करके उस शब्द को याद कर लेता है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा वो चिंतन मनन नहीं कर सकता है, उसके भावनाओं को वो नहीं समझ सकता है। जब जैसे जैसे आगे अगले स्तर पर हो जाता है, माध्यमिक स्तर तक, तो जो तथ्य वो एकत्रित किया था, जो सूचनाएं वो प्राप्त किया था, उन सूचनाओं के साथ और वास्तु स्थिति के साथ परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को भावात्मक स्तर का शिक्षण कहते हैं।
भाव में भाव और भी इसको स्पष्टता पूर्वक हम समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति को, एक बच्चे को हम किसी जो है किसी क्रांतिकारी के विषय में पढ़ा रहे हैं या किसी राष्ट्रभक्त के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने मात्र से उसका उद्देश्य कतई यह नहीं है कि उसके जीवन परिचय के बारे में वो जान ले, अपितु हमेशा उसके अंत में हमें यह देखना होता है, बताना होता है, और यह लिखते भी हम हैं कि इस पाठ से आप क्या समझे, इस पाठ के माध्यम से आपको क्या ज्ञान हुआ। अर्थात उसमें निबंधित जो विषय वस्तु है उसको आत्मसात करें, अपने जीवन में उसको उतारें और उसके बारे में चिंतन करें, उस जैसा व्यवहार करें, उसके जैसा बनने का प्रयास करें। भावनात्मक जुड़ाव तब होगा जब तथ्यों को हम सिर्फ विषय वस्तु समझ करके न ग्रहण करें, अपितु उसके साथ आत्म संयोजन करें, समझें। एक और उदाहरण आप लीजिए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत ही समय दे करके बहुत उल्टा पुल्टा एक चित्र बना दिया, आड़ा टेढ़ा एक चूहे का चित्र बनाया, चूहे को जो है ऑरेंज कलर का बना दिया। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ऑरेंज कलर का चूहा नहीं होता है, फिर भी बच्चे ने देखिए उसकी पूरी संलग्नता उसके साथ है, फिर उसको बनाया। हम उठाते हैं रेड पेन, उसको सीधे काट देते हैं कि यह गलत है। क्यों काट देते हैं? क्योंकि हमारी भावनाएं उसके साथ मैच नहीं कर रही हैं, हमारी संवेदनाएं कहीं ना कहीं नहीं, मर चुकी हैं, उसके साथ आत्मसात हम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे का उसके साथ आत्मसात कर पा रहा है, इसलिए उसकी भावनाएं हैं। तो उस बच्चे की भावनाओं को समझें और समझ करके हम आगे बढ़ें। तो हर व्यक्ति का शिक्षण का दूसरा जो प्रकार है वो भावात्मक है, और इस चीज़ को समझना चाहिए। जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उसमें निहित भावों का भी अधिग्रहण हम करें। तीसरा जो है प्रकार है वो मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर। मनोगत्यात्मक मुख्यतः दो पक्ष हैं इसके, एक तो अभिवृत्त्यात्मक और दूसरा अनुभूत्यात्मक। अभिवृत्ति हमेशा सकारात्मक या नकारात्मक होती है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में हमारी सकारात्मक सोच भी हो सकती है और नकारात्मक सोच भी हो सकती है। और दूसरी अनुभूति, अनुभूति भी वैयक्तिक होती है। हर व्यक्ति की किसी वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, परिस्थिति के विषय में अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। तो मनोगत्यात्मक का तात्पर्य है जैसा हम अनुभव करें, जैसी हमारी सोच है, एक ही चीज़ के प्रति हमारी दो लोगों की अलग अलग अभिवृत्ति हो सकती है। एक बच्चे को जिसको नमकीन पसंद है खाना, उसके लिए नमकीन चीज़ों के प्रति उसकी सकारात्मक दृष्टिकोण है। जिसको मीठा पसंद है खाना, उसका मीठा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। अब इन दोनों का, जिसको मीठा पसंद है उसका नमकीन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है और नकारात्मक अभिवृत्ति है, और जो इसको नमकीन पसंद है उसको मीठे के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति। तो अभिवृत्तियां सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती। फिर अनुभूति भी उसी आधार पर, जो हमें सुखद अनुभूति देती हैं उनके पास हम जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और जो दुखद अनुभूतियां होती हैं उनके पास जाना नहीं चाहते, नहीं समझना चाहते। मित्रों, अगला स्तर के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का होता है। शिक्षण के 3 मुख्य स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर, और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। तो पहला जो स्तर है स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल। प्राथमिक कक्षाओं में जो अध्यापन होता है वह स्मृति स्तर का होता है। स्मृति स्तर से तात्पर्य है सिर्फ विषय वस्तु को बच्चे सुनते हैं और सुन करके उस चीज़ को याद कर लेते हैं। जैसे बच्चे को हम पढ़ाते हैं चिड़िया उड़ उड़ जाती है, गीत मज़े की गाती है। अब बच्चे को यह नहीं पता है कि चिड़िया कितनी ऊंचाई पर उड़ती है, क्यों उड़ती है, चिड़िया कितने प्रकार की होती है, चिड़िया उड़ के कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या खाती है, और गीत मज़े की गाती कौन सा गीत गाती है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं। वो बस इस शब्द को सुना और इसको याद कर लिया। तो हमेशा वर्णमाला का शिक्षण हो या फिर हम अंकिक ज्ञान प्रदान करते हों, यह सभी शिक्षण, प्राथमिक स्तर का जो भी शिक्षण होता है वो सब स्मृति स्तर पर होता है, और इसमें ज़्यादातर वस्तुओं को बच्चे सिर्फ याद करते हैं। दूसरा जो स्तर होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का है, अवबोध स्तर। माध्यमिक स्तर की जो शिक्षण होता है वह अवबोध स्तरीय होता है। अब स्मृति स्तर के साथ साथ बच्चों का अंडरस्टैंड भी करना, विषय वस्तु को समझना भी पड़ता है। यह स्तर इसीलिए अवबोधात्मक स्तर है, अवबोध स्तर है, क्योंकि इससे पूर्व सिर्फ छात्र विषय वस्तु का ज्ञान करता था, रट करके शब्दों को याद कर लेता था। आज उन शब्दों का वो अर्थपूर्ण उपयोग करना भी सीखता है, इसीलिए यह अवबोध का स्तर है। एक शब्द को सुना, बच्चे होते हैं कोई शब्द सुन लिया कई बार दोहरा देते हैं,
उनको कोई नहीं पता कि कहाँ पर कौन सा शब्द यूज करना है, कहाँ कौन सा शब्द नहीं यूज करना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं और बोध स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उनका व्यवहार अलग अलग होता है। वो घर में अपने माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ जो व्यवहार करते हैं, विद्यालय में आकर उससे अलग व्यवहार करते हैं, अपने दोस्तों साथियों के साथ उससे अलग व्यवहार करते हैं। अर्थात उनके हर व्यवहार करने का तरीका जो है उसका अवबोध हो गया, वो समझ चुके हैं। जिन शब्दों का वाक व्यवहार में प्रयोग करना है उन शब्दों का वो अर्थ अच्छी तरह समझते हैं। कुछ समझना होता है कि किस शब्द का उपयोग किया जाए कहाँ पर और किस शब्द का उपयोग नहीं किया जाए। अर्थात माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षण होता है वो सब अवबोध स्तरात्मक होता है। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल चिंतन स्तर, उच्च स्तर का जो शिक्षण होता है वह जो है चिंतन स्तर पर होता है। यहाँ पर बच्चों को, यहाँ के जो उच्च स्तर के जो छात्र हैं उनको न सिर्फ विषय वस्तु को, तथ्यों को सुनना रटना होता है और न उनका याद करना, अपितु वो नया क्या कर सकते हैं या ये जो सीखी गई सामग्री है इसका उपयोग वो अपने जीवन के किस स्तर पर कर सकते हैं, या फिर जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वो नया क्या जिस सीखे हैं उससे रिलेटेड करके या अपने मस्तिष्क से विचार करके, सोच करके उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, इसके लिए उनको चिंतन करना होता है, नई संरचना करती होती है, सृजनात्मकता को जन्म देना होता है, नई परिस्थितियों को बनाना है। इसीलिए इस स्तर का, उच्च स्तर का शिक्षण जो है वो चिंतन स्तर पर होता है। तो 3 स्तर हो गए, प्राथमिक स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर, माध्यमिक स्तर का शिक्षण अवबोध स्तर, और उच्च स्तर का जो शिक्षण होगा स्नातक स्तर पर, स्नातक और उससे आगे, वो सब चिंतन स्तर पर होता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्मृति स्तर पर अवबोध और चिंतन स्तर का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अवबोध स्तर पर स्मृति स्तर और अवबोध स्तर दोनों का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार चिंतन स्तर पर इन तीनों का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि चिंतन स्तर पर जाने के बाद हमारी स्मृति स्तर का शिक्षण खत्म हो गया। उस समय भी नई चीज़ों को जब हम पढ़ रहे हैं, प्रथमतः याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो स्मृति स्तर का ही है। तो लेकिन ये अवबोध करते समय, चिंतन करते समय, स्मृति स्तर पर याद करते समय, इन सब का आपस में परस्पर समन्वय भी है। किंतु मोटे तौर पे 3 प्रकार है, तीनों का 3 स्तर है, प्राथमिक स्तर स्मृति, माध्यमिक स्तर अवबोध और उच्च स्तर जो है वो चिंतन स्तर। तीसरा, स्वरूप के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का है। एक तो वर्णनात्मक शिक्षण, दूसरा निदानात्मक शिक्षण और तीसरा उपचारात्मक शिक्षण। जो वर्णनात्मक शिक्षण होता है उसमें विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम है या पाठ्य वस्तु है, कंटेंट जो है उसका व्याख्या, बस वर्णन किया जाता है, व्याख्या किया जाता है। दूसरा जो होता है वो निदानात्मक होता है। निदानात्मक में कारण ढूंढा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा आजकल परियोजना विधियों के माध्यम से अध्यापन किया जाता है, समस्या समाधानात्मक विधि के माध्यम से अध्यापन किया जाता है। तो यह जो स्वरूप है, समस्या समाधान का स्वरूप, परियोजना विधि का स्वरूप, यह सब निदानात्मक स्वरूप है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए कारण, किन किन समस्याओं का कैसे समाधान किया, उन सब का इसमें जो है कारण जाना जाता है कि कैसे इस समस्या का समाधान हो सकता है। और तीसरा जो है स्वरूप है वो उपचारात्मक है। उपचारात्मक अर्थात कारण जानने के बाद समस्या का समाधान करना। तीनों में सामान्य अंतर आप समझिए। वर्णनात्मक मतलब जो विषय वस्तु था उस विषय वस्तु को व्याख्यायित कर देना, बस। दूसरा जो है वो निदानात्मक है, डायग्नोस्टिक है। ये डायग्नोस्टिक मतलब कारण जानना, क्यों कोई घटना परिस्थिति ऐसी है, इसको जान लेना, बस। और तीसरा जो है वो उपचारात्मक है, उस समस्या का जो समाधान होगा उस समाधान की प्रक्रिया को ही उपचार कहा जाता है। और इसको स्पष्टता समझने के लिए समझिए आप, जैसे एक रोगी है तो रोगी की क्या स्थिति है। अब एक रोगी है, डॉक्टर के पास जाता है, वो बताया, वर्णन कर देगा अपना क्या हुआ है उसका, ठीक है, इसका शरीर गर्म है, टेम्परेचर इतना है, इसको बुखार है। यह प्रथम हो, ये वर्णनात्मक शिक्षण में डॉक्टर करता है। थर्मामीटर लगाया और मापा, देखा उसका ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है, बुखार है, यह जान लिया। दूसरा निदान, डायग्नोसिस करेगा। इसका डायग्नोसिस में वो जानने का प्रयास करेगा कि कारण क्या है, क्यों व्यक्ति को बुखार आ रहा है। और तीसरा जो लेवल है, तीसरा जो स्तर है वो उपचारात्मक। उपचारात्मक में उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है जिस समस्या के कारण उसको बुखार आ रहा है। तो ये शिक्षण का 3 स्वरूप है।
प्रथम स्वरूप में सिर्फ वर्णन किया जाता है समस्या का, द्वितीय स्वरूप में कारण जाना जाता है और तृतीय स्वरूप में समाधान किया जाता है समस्या का। अगला बिंदु है कि क्रियाओं के आधार पर भी शिक्षण 3 प्रकार का है, अर्थात शिक्षण में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहली, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण में अध्यापक या जो भी अध्यापन करने वाला कोई व्यक्ति है, व्याख्यान देने वाला जो व्यक्ति है, वो प्रथमतया अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करता है में वो बताता है कि इन विषयों को ऐसे ऐसे इन बिंदुओं के अंतर्गत हम बता रहे हैं। दूसरा जो है वो दूसरी क्रिया होती है इसमें प्रदर्शन की। प्रदर्शन में क्या होता है, हम डेमो देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, वस्तु को करके बताना, अर्थात एक व्यक्ति अध्यापन करने आया है, एक गणित का मान लीजिए अध्यापक है, गणित का अध्यापक सबसे पहले सवाल को प्रस्तुत करता है कि ये सवाल ऐसे है। दूसरा वो डेमो देता है, प्रदर्शन करता है, सवाल को फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट करके बता के वो बताता है कि ऐसे ऐसे हल किया जाएगा। और तीसरा जो होती है वो क्रियान्विति। क्रियान्विति अब इन दोनों के से अगली क्रिया है, अर्थात एक बार प्रस्तुत किया, दूसरी बार प्रदर्शन किया और तीसरा उसका क्रियान्वित कर दिया। अब बच्चों को समस्या का समाधान करने के लिए वो प्रेरित करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे आप करेंगे तो बाकी सवालों का भी हल आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से क्रियाओं के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का हो। 3 प्रकार की शिक्षण में क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया होती है प्रस्तुतिकरण की, विषय उपस्थापन को प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। दूसरा है प्रदर्शन का, प्रदर्शन में मुख्य बिंदु को बताया जाता है। और तीसरा क्रियान्विति, इसका उपयोग का क्षेत्र कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो सारी चीज़ें सब एक्शन में अब आ जाता है। तो ये इस प्रकार से क्रियाओं के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार। अगला बिंदु है कि प्रबंधन के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। शिक्षण का प्रबंधन अर्थात व्यवस्थापन, कैसी व्यवस्था है शिक्षण की चल रहा है, इसके आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। औपचारिक प्रबंधन, अनौपचारिक प्रबंधन और निरौपचारिक प्रबंधन। चूँकि इससे पूर्व के व्याख्यानों में भी हमने इस पर विस्तृत चर्चा किया था, इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अब फिर से उसी विषय वस्तु को दोहराने की यहाँ आवश्यकता है। बस आप ये ध्यान रखें, प्रबंधन के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का होता है। औपचारिक में जहाँ पर छात्र और अध्यापक पाठ्यवस्तु, कक्षा और कक्षा कक्ष, विषय वस्तु, अध्यापन करने वाले विषय, ये सब कुछ औपचारिक रूप से विद्यमान हो तो उस शिक्षण को औपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षण जहाँ पर अध्यापक निश्चित न हो, छात्र निश्चित न हो, कक्षा कक्ष निश्चित न हो, पाठ्यक्रम निश्चित न हो, आते जाते कोई भी हमें टोक देता है, कैसे चल रहे हो, ठीक से चलो, कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे खाना खा रहे हो, ये सब कुछ भी निश्चित नहीं होता है। या हम रास्ते चलते होर्डिंग बोर्ड पर कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समाचार में कुछ सुन लिए, देख लिए, ये सब अनौपचारिक है। और तीसरा जो प्रकार होता है प्रबंधन का, वो निरौपचारिक प्रबंधन है, निरौपचारिक शिक्षा का है। निरौपचारिक शिक्षा वह होती है जिसमें कुछ औपचारिकता और कुछ अनौपचारिकता का समन्वय होता है। जैसे कि पत्राचार पाठ्यक्रम जितने भी होते हैं सब निरौपचारिक कहे जाएंगे। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो भी हम अर्हताएँ लेते हैं, जो भी हम अध्ययन करते हैं, वह सब निरौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। क्योंकि वहाँ पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, उपाधि निर्धारित होती है, समय में लचीलापन होता है, लेकिन अध्यापक छात्र पढ़ने की अवधि और पाठ्यवस्तु कहाँ से लेंगे, कक्षा कक्ष, ये सब अनिश्चित रहते, निर्धारित नहीं होता है, ये सब अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों का जहाँ समन्वय हो वो हो जाएगा निरौपचारिक शिक्षण। अगला बिंदु है शिक्षण के चर। दरअसल ये शिक्षण के प्रकार से इतर हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। शिक्षण के चर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। चर का सामान्य अर्थ है जो चरण करता है, विचरण करता है, उसको चर कहते हैं। विचरण करना अर्थात किसी भी कार्य को पूरा करने में जो कुछ भी उस कार्य के बीच में आते हैं वो सभी चर कहलाते हैं। मुख्यतः चर 2 ही प्रकार का होता है, एक तो स्वतंत्र चर और दूसरा आश्रित चर या परतंत्र चर। जब शिक्षण के संदर्भ में इन चरों की हम व्याख्या करते हैं तो मुख्यतः रूप से ये दोनों चर होंगे। स्वतंत्र चर शिक्षक है और आश्रित चर छात्र है। स्वतंत्र चर क्यों कहते हैं हम इसको? अंग्रेजी में स्वतंत्र चर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि शिक्षक को ही पता होता है कि वो किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा पाठ किस विधि से, किस समय पर, किस तरीके से, किन छात्रों के सहयोग से, किस अवधि में और कब पढ़ाएगा।
तो कुल मिलाकर के संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के लिए, अपने शिक्षण विधियों का उपयोग करने के लिए, कक्षा कक्ष का निर्धारण करने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए, परिस्थितियों का निर्धारण करने के लिए, इन सभी के लिए शिक्षक यहाँ पर स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर कहते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षक हमेशा स्वतंत्र चर होता है। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, परतंत्र चर या आश्रित चर। छात्र हमेशा परतंत्र चर होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक के अधीन है। शिक्षक जब पढ़ाएगा तब छात्र को पढ़ना होगा, जब जिस विषय वस्तु को पढ़ाएगा उसी विषय वस्तु को पढ़ना होगा, जिस पाठ को पढ़ाएगा उस पाठ को पढ़ना होगा, जिस समय में पढ़ाएगा उस समय में पढ़ना होगा, जिस विधि के द्वारा पढ़ाएगा उस विधि के द्वारा पढ़ना होगा। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वह आश्रित है। किसके आश्रित है? शिक्षक के आश्रित है। इसलिए ये डिपेंडेंट है। किसके पर? इंडिपेंडेंट अर्थात शिक्षक पर। एक और इसको स्पष्टता के लिए आप समझ जाइए, स्वतंत्र चर वह होता है जिसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है, अर्थात उसके ऊपर और किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी का प्रभाव दूसरे पर, रिफ्लेक्शन जो देता है वो क्या है? स्वतंत्र चर है। दूसरा परतंत्र चर क्या है? परतंत्र चर वह है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसका स्वयं का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ रहा है, दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो हमेशा शिक्षक का प्रभाव छात्र के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए छात्र यहाँ पर परतंत्र चर है। और शिक्षक स्वतंत्र है, शिक्षक का प्रभाव छात्र के ऊपर पड़ेगा, इसलिए शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर है, शिक्षक का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर छात्र के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, छात्र आश्रित चर है। और तीसरा जो चर है वो हस्तक्षेपी चर, कई बार इनको मध्यवर्ती चर के नाम से भी जाना जाता है। मध्यवर्ती अर्थात बीच में जो चरण करे वो मध्यवर्ती चर। हस्तक्षेपी चर हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ रखना, इसका नाम उपयुक्त समझा क्योंकि यह हस्तक्षेप करता है, वो है पाठ्यक्रम। अर्थात शिक्षक और छात्र इन दोनों के चरों के मध्य में बार बार हस्तक्षेप करने वाला जो चर है वह है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में जिस विषय वस्तु को जितनी मात्रा में पढ़ाना है वो अपना हस्तक्षेप दिखाएगा। अभी हमने चर्चा किया था शिक्षण के स्तर का, तो जिस स्तर पर पढ़ाना है उसी के अनुकूल पाठ्य वस्तु का हमें चयन करना होगा। उदाहरण के लिए हमने सिंधु घाटी कालीन सभ्यता जब 6ठी क्लास में थे तो भी पढ़े थे, 9वीं में थे तो भी पढ़े थे। अगर कोई कला वर्ग से पढ़ रहा है और 11वीं में आया है तो भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में आएगा तो भी पढ़ा होगा। लेकिन सभी स्तरों पर शिक्षण का जो ज्ञान है सिंधु घाटी कालीन सभ्यता के विषय में जो बताया गया, उन पाठ्यक्रमों में विभेद था, अंतर था। तो यह छात्र और शिक्षक दोनों के मध्य में बार बार हस्तक्षेप करता है। वो बताता है कि इस स्तर पर पढ़ाना है तो सिंधु घाटी कालीन सभ्यता के विषय में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे 6ठी क्लास में, 9वीं क्लास में इतना और पढ़ा सकते हैं, जाके स्नातक स्तर पर इतना पढ़ा सकते हैं। तो यह हस्तक्षेप करता है, इसीलिए इसको हस्तक्षेपी चर कहते हैं। एक और चौथा चर भी होता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, जिसको मध्यवर्ती चर कहते हैं। अर्थात शिक्षक, छात्र और हस्तक्षेपी चर जो है इसके तीनों के बीच में जो मिल करके मध्य में कार्य करे, उसमें कापी, पेन और बाकी चीज़ें जो बोर्ड है, डस्टर है, यह सब भी आ जाएगा। तो चरों के और भी आगे प्रकार होंगे, मुख्यतः 2 चर। और तीसरा यहाँ पर शिक्षण के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, तो शिक्षण के संदर्भ में यह 3 मुख्य चर हैं: स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर छात्र और हस्तक्षेपी चर पाठ्यक्रम। धन्यवाद सभी को। यहीं पर यह व्याख्यान समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर अगले चौथे व्याख्यान में शिक्षण के अवस्थाओं के विषय में परिचर्चा करेंगे कल। आपके जो भी संदेह हो या जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, हम परिचर्चा कर लेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि इन विषय वस्तुओं को पहले हमारे लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्रमशः इनको थोड़ा और विस्तृत कर रहे हैं ताकि जो प्रश्न इसके बीच से आने हों वो वहाँ तक हम पहुँच सकें। धन्यवाद।